मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश पे। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमारे शरीर में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारे शरीर में हम जो भी बाहर से ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाता है, किस तरीके से उसका भोजन जो आपने ग्रहण किया है उसका किस तरीके से पाचन होता है और किस किस रास्ते से होकर एट लास्ट में हम उसको जो आवश्यक सामग्री उस भोजन के अंदर थी, जो हमारे शरीर के लिए एनर्जेटिक या हम ये कहें कि शरीर की रिक्वायरमेंट जो उस भोजन के अंदर थी, वो सारी हम किस प्रकार से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एब्जॉर्ब हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है और उसका शरीर से बाहर जो एक्सक्रीशन है या शरीर से बाहर उसको किस तरीके से उत्सर्जित कर दिया जाता है, वो प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, यानी हमने आहार नाल, इसोफेगस जिसको कहा जाता है, आहार नाल के बारे में देखा था कि आहार नाल की संरचना किस तरीके की होती है। तो मैं यहाँ दोबारा से एक बार जो आहार नाल है वो बना रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। विद्यार्थियों, विज्ञान के अंदर या मैं साइंस की अगर बात करूँ तो डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आप ये मान लो कि आपने अपनी जो 50% है आपने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया साइंस का आंसर। कैसे निकाल लिया वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने यहाँ ये डायग्राम आपके सामने रखा है। पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो भोजन है वो बाहर से अंदर ग्रहण किया जाता है, और हमने एक अंग के बारे में भी पढ़ा था, मुख। मुख के बारे में हमने देखा था कि मुख में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस प्रकार से वो अरेंज होती हैं। आज हम उसके आगे की जो प्रोसेस है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये थी अपनी ग्रास नाल, तो अपन ब्रेस्टिंग कह सकते हैं। ये आ गया अपना आवाज, ये थी अपनी बड़ी आंख, ये था अपना हृदय या जिसका दूसरा नाम था मलाशय। और ये जो एक छिद्र लाइक संरचना थी उसको कह रहे थे हृदय या मणि। इसके बाद एक स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाई थी, ऊपर की तरफ वो पीछे की तरफ से निकल के आ रही थी, और वो स्ट्रक्चर थी आपकी लास्ट। और एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई थी जिसको हम नाम दे रहे थे अविनाश। क्या नाम दे रहे थे? अविनाश। ये अपनी जो राउंड फिगर में है ये है अपनी तो विद्यार्थी, ये तैयार है अपना डायग्राम, यानी अपनी जो आहार नाल है हमारे शरीर के अंदर जो मुख से जुड़ी हुई है, जिसमें भोजन जाकर एकत्रित होता है, उस आहार नाल की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो आपको लगभग दिखेगी इस टाइप की। आपके शरीर में इस टाइप की आहार नाल है। उस आहार नाल के पार्ट कौन कौन से थे वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। हमने मुख के अंदर पाए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स थे वो भी हमने देख लिए थे कि जीभ और दांत पाई जाती है, यानी 32 वायु के बीच में एक छोटी सी बहन है, जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन उन दोनों के अंदर पाया जाता है। वो कॉम्बिनेशन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज पिछली वीडियो जरूर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ये देख लिया था कि भोजन सबसे पहले कहाँ प्रवेश कर रहा था? मुख। यानी कोई भी पदार्थ अगर आप बाहर से ग्रहण करते हो तो सबसे पहले आप उस पदार्थ को ग्रहण करके कहाँ ले जाते हो? अपने मुख के अंदर ले जाते हो, और मुख में उपस्थित जीभ और दांत उस भोजन को काटने यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और उसे लसलसा बनाने का काम करते हैं।
अब जब वो पदार्थ लसलसा बन जाता है तो हम उस पदार्थ को मुख के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रोक पाते, हम उसे निगल जाते हैं, या अपनी भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसको हम गटक जाते हैं। गटकने की जो स्थिति है उसको कहा जाता है निगलना। तो विद्यार्थी, मुख में तो सिर्फ काम हुआ है क्या, आपने जो बाहर से ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ या जो भी आपने बड़ा जो टुकड़ा भोजन का ग्रहण किया है, उस भोजन को मुख में सिर्फ और सिर्फ चूर्णित अवस्था में पतला या छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम किया जा रहा है और फिर उसको क्या किया जा रहा है, निगला जा रहा है। तो यहाँ पर ये मुख के अंदर की जो संरचना थी इसकी अपन बात कर चुके हैं। अब भोजन कहाँ आ चुका है, ग्रास नली यानी इस ग्रास नाल के अंदर प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्रास नली या ग्रास नाल जो होती है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम इतना सा होता है कि ये उस मुख से आ रहे भोजन को सिर्फ एक रास्ता प्रदान करे, एक मार्ग प्रदान करे, ताकि वो भोजन सीधा मुख से होकर कहाँ पे आ जाए, आमाशय तक आ जाए। इस ग्रास नाल का सिर्फ काम इतना ही है। यहाँ मैं इसी के आगे डिनोट कर देता हूँ। भोजन को मुख से आमाशय तक आने हेतु मार्ग प्रदान करता है, ये इस ग्रास नाल का काम होता है। दूसरी एक चीज आपको मैं यहाँ बता दूं कि आपके गले के अंदर एक नली और है। एक नली तो आपकी कौन सी आ रही है, ये ग्रास नाल आ रही है, ग्रास नली जिसको अपन कह रहे हैं वो आ रही है। दूसरी आपकी श्वास नली भी गले से होकर ही आ रही है। तो ये जो दोनों नलियां हैं, इन दोनों नलियों के अंदर एक दूसरे की चीजें जो है वो एक्सचेंज ना हो। जैसे अगर श्वास नली में भोजन चला गया तो भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ इस श्वास नली और इस ग्रास नली के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, पेशीय संरचना, जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जा रहा है, एपिग्लोटिस कहा जा रहा है, जिसको घाटी ढक्कन के नाम से भी जानते हैं, घाटी ढक्कन, या इसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन। और ये होती कैसी है, ये पेशीय संरचना है जो इन नलियों के ऊपर पाई जाती है। अब ये करता क्या है, यहाँ मैंने जितने भी आपको इसके नाम बताए हैं, जैसे एपिग्लोटिस, ये साइंस की जो टर्म है वो है। घाटी ढक्कन नॉर्मली सामान्य भाषा में इसका नाम है, ट्रैफिक पुलिसमैन इसको उपाधि दे रखी है। ये क्यों दे रखी है, ये नाम आपको थोड़े से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये जीके का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ट्रैफिक पुलिसमैन तो कुछ है ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर, पूरी साइंस में हमने नाम ही नहीं सुना। तो विद्यार्थियों, ट्रैफिक पुलिसमैन एपिग्लोटिस को ही कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसमैन का काम क्या है, वो यातायात के साधनों की भीड़ एक जगह ना हो या एक दूसरे के अंदर वो घुस न जाए, उसको रोकने का या उसको कंट्रोल करने का काम उसका होता है। तो वो क्या करता है, एक बार एक साइड के साधनों को या यातायात के जो एक साइड के साधन है उनको रोक लेता है और दूसरी साइड के साधनों को पास थ्रू करवा देता है कि आप पहले आप जाइए, ताकि भीड़ ना हो, एक दूसरे के अंदर फंसे ना, ट्रैफिक जाम ना हो। वैसी ही कुछ क्रिया यहाँ पर इस एपिग्लोटिस के द्वारा की जा रही है कि जो भोजन आप कर रहे हो वो भोजन जाना कहाँ चाहिए, ग्रास नाल में जाना चाहिए, यानी ग्रसनी में जाना चाहिए। वो भोजन ग्रसनी के बजाय श्वास नली में ना चला जाए, इसके लिए ये ट्रैफिक पुलिसमैन का काम करता है। यानी ये ढक्कन क्या होता है, जब भोजन निगला जाता है तो ये ढक्कन श्वास नली के ऊपर आ जाता है, और श्वास नली के ऊपर आ जाता है, इसका मतलब वो मार्ग क्या हो गया, वहां से बंद हो गया। यानी भोजन अब किस में नहीं जा पाएगा, श्वास नली में नहीं जा पाएगा। और अगर भोजन श्वास नली में चला जाता है तो हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हमें हिचकी आना, या आड़ू भाषा में और भी उसका एक नाम दिया जाता है, वो हमारे स्टार्ट हो जाती है। धांसी आना, जो नाम था वो था धांसी आना। यानी श्वास नली में अगर भोजन चला जाता है तो उस नली के अंदर भोजन अटक जाता है, और जैसे ही अंदर की वायु का प्रेशर लगता है तो वो श्वास नली के अंदर फंसे हुए भोजन के ऊपर प्रेशर लगता है, वो भोजन वापस कहाँ आता है, मुख के अंदर आता है। और फिर हम उसको दोबारा जब निगलते हैं तो वो सही रास्ते से होकर कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। विद्यार्थी, कॉमन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और मैं आपको ऐसी सारी चीजें बताऊंगा
जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। अब हमें क्या करना था, मुख के अंदर जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, भोजन ग्रास नली में आ चुका है। ग्रास नली से भोजन कहाँ आएगा, आमाशय में आएगा। कहाँ आएगा भोजन, आमाशय। अब इस आमाशय की जो भित्ति होती है, ये आमाशय की मैं यहाँ भित्ति बना देता हूँ। इस आमाशय की भित्ति के अंदर, आमाशय की भित्ति की यहाँ बात करें, सेकंड पॉइंट तो आपने क्या ले लिया, ग्रास नली ले लिया। थर्ड पॉइंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ आमाशय की, इस आमाशय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहली बात, ये आमाशय जो है, इस आमाशय की पीएच होती है, आमाशय की पीएच कैसी होती है, अम्लीय। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस आमाशय में आए हुए भोजन का पाचन कौन से माध्यम पे होना है, अम्लीय माध्यम पे होना है। कैसे होना है वो भी अपन देखेंगे। इस आमाशय के द्वारा एक रस स्राव किया जाता है जिसको कहा जाता है जठर रस। क्या कहा गया है, जठर रस कहा गया है। और ये जो जठर रस है, इस जठर रस के अंदर HCl अधिक मात्रा, HCl की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। HCl की मात्रा अधिक होगी तो सीधी सी बात है HCl क्या है, एसिडिक नेचर का, यानी HCl अम्लीय माध्यम होता है। तो इस अम्लीय माध्यम के कारण ही यहाँ की पीएच क्या है, वो पीएच है अम्लीय। तो यहाँ एक चीज तो ये सामने आई कि आमाशय की पीएच कैसी होती है, अम्लीय होती है। और अम्लीय पीएच है, इसका मतलब 7 से तो कम होगी। आमाशय की पीएच अम्लीय हो गई। अब इस आमाशय के अंदर होता क्या है, आमाशय के पार्ट होते हैं 3, जठरागम पार्ट, मध्य भाग और जठर निर्गम भाग, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ सबसे पहले जो ग्रास नली है, उस ग्रास नली से आया हुआ भोजन जैसे ही आमाशय के अंदर प्रवेश करेगा, तो आमाशय के अंदर प्रवेश करते ही जो आमाशय में पहले से उपस्थित कुछ एंजाइम्स थे, वो एंजाइम्स और हार्मोन्स थे, वो क्या थे, पहले इनएक्टिव अवस्था के अंदर थे, यानी निष्क्रिय अवस्था में थे। अब जैसे ही भोजन आया, भोजन आते ही वो कौन सी अवस्था में हो जाएंगे, एक्टिव अवस्था में होंगे। लेकिन कब, जब आमाशय की पीएच क्या हो जाएगी, अम्लीय। यानी आपने जो भोजन किया वो भोजन अब आ चुका है कहाँ, आमाशय। आमाशय में जैसे ही भोजन आएगा, भोजन आते ही इस भित्ति के द्वारा कौन सा रस स्रावित कर दिया जाएगा, जठर रस। कौन सा रस स्रावित कर देंगे, जठर रस स्रावित कर दिया जाएगा। जठर रस जैसे ही स्रावित हुआ, आमाशय की पीएच क्या हो गई, अम्लीय हो गई। अब आमाशय में उपस्थित जो प्रोपेप्सिन था, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, ये जो एंजाइम्स थे, ये एंजाइम्स जब तक पीएच अम्लीय नहीं होती तब तक इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन जैसे ही पीएच कैसी हो गई, अम्लीय, तो ये प्रोपेप्सिन पेप्सिन में बदल जाता है और ये प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है। यानी ये एक्टिव हो जाते हैं और जो भोजन आमाशय के अंदर आया है उस भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ तक की बात ये हुई कि भोजन आया, भोजन आने के दौरान जो जठर रस है वो स्रावित हुआ। जठर रस के अंदर उपस्थित HCl के कारण आमाशय की पीएच क्या हुई, अम्लीय हुई। और आए हुए भोजन को अम्लीय माध्यम मिला तो आमाशय में उपस्थित जो एंजाइम पहले निष्क्रिय अवस्था में थे वो सक्रिय हुए और सक्रिय होकर आए हुए भोजन का क्या कर दिया, उन्होंने पाचन कर दिया। दूसरी एक थिंग यहाँ आपको ये भी याद रखनी है कि इस आमाशय के अंदर जो भोजन होता है, इस आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है। कितने घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे रुकता है। और जब 3 से 4 घंटे रुकता है तो एसिडिक पीएच के ऊपर जो भी भोजन है उसमें आवश्यक जो घटक है उनका पाचन आसानी से कर लिया जाता है। अब जैसे ही आमाशय के अंदर भोजन का पाचन हुआ, अब उस भोजन को क्या किया जाता है, आगे की तरफ धकेला जाता है। तो आमाशय के बाद की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस आमाशय के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कुंडलन स्टार्ट होते हैं। और ये कुंडलन किसके हैं, ये कुंडलन छोटी आंत के, किसके हैं,
स्मॉल इंटेस्टाइन के ये क्या है, उंगलन है। यहाँ आप ये चीज भी क्लियर रखें कि जो बड़ी आंत है यानी लार्ज जो इंटेस्टाइन है और स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, इनका जो नाम रखा गया है लार्ज और स्मॉल, ये इनके नामों के नाम किस आधार पे रखे गए हैं, तो वो रखे गए हैं इनके व्यास के आधार पे। बड़ी जो आंत होती है उसकी व्यास ज्यादा होती है और छोटी आंत का जो व्यास है वो क्या होता है, कम। इसलिए इसका नाम तो छोटा है, लेकिन अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी तुलना में, बड़ी आंत की तुलना में। तो ये आपको थोड़ा सा सस्पेंस जो है वो क्लियर करना है। नाम ही छोटा है, बाकी लंबाई इसकी क्या है, ज्यादा है। ये नाम बड़ा है लेकिन लंबाई अकॉर्डिंग टू छोटी आंत क्या होती है, कम होती है। तो अब भोजन आमाशय से कहाँ आना है, छोटी आंत के अंदर आना है। छोटी आंत की जब मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ, तो छोटी आंत के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। छोटी आंत, पहला क्वेश्चन तो व्यास क्या होता है, कम। इसका नलिका, छोटी आंत की जो नली है उस नलिका का व्यास क्या होगा, कम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो भोजन है वो 4 घंटे रुकता, 4 घंटे क्या होगा, रुकेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाचन की अगर बात करें कि छोटी आंत में पाचन कौन सी पीएच पे होता है, तो पाचन की जो पीएच होती है वो होती है इसकी क्षारीय। यानी छोटी आंत में जो भोजन आएगा वो भोजन पचित कब होगा, जब छोटी आंत की पीएच क्या होगी, क्षारीय होगी। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन पाचन होता है। थर्ड अपन बात करें तो भोजन का पूर्ण पाचन, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन भी छोटी आंत के अंदर ही होता है। ये विद्यार्थियों कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि छोटी आंत के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से छोटी आंत है वो वर्क करती है। अब हम यहाँ थोड़ा सा चलते हैं कि छोटी आंत के अंदर जो पीएच है वो क्षारीय हो जाएगी। वो क्षारीय होगी किसके कारण, तो विद्यार्थी ये छोटी आंत में जो पीएच क्षारीय हो रही है वो पित्र अग्नाशयी रस के द्वारा हो रही है। पित्र अग्नाशयी रस, इस पित्र अग्नाशयी रस के द्वारा जो पीएच है वो पीएच कैसी हो जाएगी, वो पीएच हो जाएगी क्षारीय। और क्षारीय पीएच के ऊपर जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर वो भोजन का पाचन करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। अब दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इस छोटी आंत के अंदर क्या पाई जाती है, माइक्रोविलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, माइक्रोविली। ये जो माइक्रोविली होती है, ये माइक्रोविली क्या होती है, अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। यहाँ अगर मैं इस छोटी आंत की बात करूँ तो इस तरीके से अंगुली नुमा प्रवर्ध इसके अंदर पाए जाएंगे। और ये अंगुली नुमा प्रवर्ध करते क्या है, ये अंगुली नुमा प्रवर्ध जो भोजन इस छोटी आंत से होकर गुजरेगा उस भोजन को रोकने का भी प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये माइक्रोविली अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाती है। अवशोषण क्षेत्र बढ़ाती है। अवशोषण क्षेत्र अगर ये बढ़ाएंगे, अवशोषण क्षेत्र को अगर ये इंक्रीज करेंगे तो भोजन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटी आंत में रुकेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसका पाचन भी कहाँ होगा, छोटी आंत में ही होगा। भोजन स्लोली क्या होगा, मूव करेगा नेक्स्ट पार्ट की ओर, तो उसी दौरान उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, यानी अवशोषण भी ज्यादा से ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, छोटी आंत में ये जो सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं इनके कारण जो अवशोषण क्षेत्रफल है वो अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अवशोषण होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए इस छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन और साथ ही साथ प्रोटीन का पूर्ण पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर ही होता है। और भोजन इसीलिए इस छोटी आंत के अंदर कितने घंटे रुकता है, 4 घंटे मैक्सिमम अगर अपन माने तो 4 घंटे यहाँ रुकता है भोजन। इसके बाद मैं बात करूं कि छोटी आंत के अंदर
आमाशय से जैसे ही भोजन आया, पित्र अग्नाशय रस के द्वारा यानी बाइल जूस के द्वारा क्या कर दिया गया, इस पीएच को क्षारीय कर दिया गया। अंगुली जैसे जो प्रवर थे, माइक्रोविलाई थी, वो जैसे जैसे भोजन आगे गमन करेगा उस भोजन को वो रोकने का प्रयास करेंगी, अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देंगी, अवशोषण बढ़ जाएगा। इसके बाद जैसे ही भोजन इस छोटी आंत से निकलने के बाद कौन सी में प्रवेश करेगा। अब देखो यहाँ ये नली मैंने यहाँ डायरेक्ट बना रखी है, तो आप ये ना समझे कि इस छोटी आंत की सीधी किससे जुड़ गई, गुदा से जुड़ गई, ऐसा नहीं है। 3 डायमेंशन या 3 डिमेंशन में जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये छोटी आंत का अंतिम जो भाग है वो जुड़ता है किसके साथ, बड़ी आंत के साथ। तो भोजन कहाँ आएगा, बड़ी आंत के अंदर आएगा। अब यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि छोटी आंत की अगर मैं बात करूं तो उसके भी 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। और बड़ी आंत जो होते हैं उसके भी 3 पार्ट हैं, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। ये पार्ट अलग अलग पार्टों से होकर जो भोजन है वो मूव करता है आगे से आगे। पहला जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट से, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट से, और फिर नेक्स्ट जो ऑर्गन है या नेक्स्ट जो पार्ट है उसके साथ अटैच होते हैं। मैं यहाँ पार्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अपने को बेसिकली समझना है कि भोजन किस तरीके से मूव कर रहा है। छोटी आंत के बाद भोजन आया किसके अंदर, बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत के अंदर अगर अपन इम्पोर्टेंट इसकी बात करें कि बड़ी आंत में होता क्या क्या है, तो यहाँ बड़ी आंत की बात करें सबसे पहले तो व्यास इसका क्या है, अधिक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बड़ी आंत। यहाँ छोटी आंत का व्यास तो कम है लेकिन लंबाई क्या है, अधिक। लंबाई क्या होती है इसकी, अधिक होती है। ये आपको कंफर्म करना है, कंफर्म रखना है। छोटी आंत की व्यास तो कम होती है लेकिन लंबाई क्या होती है, पूरी आहार नाल की अगर तुलना करें तो छोटी आंत सबसे ज्यादा लंबी होती है। इसमें कुंडलित अवस्था के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसकी लंबाई आपको कम दिखती है। लेकिन अगर इसको खींच के अपन सीधा कर लें तो ये बहुत ही लंबी होती है बाकी के ऑर्गन्स की तुलना में। यहाँ जैसे ही भोजन बड़ी आंत के अंदर आया तो मोस्टली हमने चर्चा की कि जो सूक्ष्म रसांकुर है वो भोजन का अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ा रहे, तो अवशोषण तो मोस्टली वहीं पे हो जाना है। लेकिन फिर भी अगर कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं, कुछ पोषक पदार्थ अगर बच जाते हैं, तो भोजन जो बड़ी आंत के अंदर गति गमन करके आया है वो भोजन जैसे ही बड़ी आंत में आता है, इस बड़ी आंत के अंदर पाचन तो नहीं होता लेकिन जल अवशोषण की क्रिया होती है। इसकी क्रिया हो रही है, जल अवशोषण की क्रिया हो रही है। अब यहाँ आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि जल अवशोषण की क्रिया हो रही है, इसका मतलब जल हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर के अंदर अगर जल की कमी हुई तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सकती है। तो किस प्रकार, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जल हमारे शरीर का मोस्टली जो पार्ट है वो ज्यादातर बना ही किससे है, जल से ही बना है। यानी रिक्वायरमेंट जल की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो जल का अवशोषण, इस शरीर से वो जल बाहर ऐसे ही निष्कासित ना हो, ना निकल पाए, इसके लिए क्या होता है, बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण हो जाता है। यानी जो भोजन के साथ जल निकल रहा है उसको बाहर नहीं निकाला जाता, अवशोषण कर लिया जाता है जितना हो सकता है। अब जैसे ही इस बड़ी आंत से भोजन आगे की ओर प्रवेश करता है, तो जैसे ही ये भोजन आगे प्रवेश करेगा तो जल तो अवशोषित हो गया। अब शेष जो बच गया, यानी जल, बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद जो शेष पदार्थ बच गया, अब उस पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से आवश्यक नहीं है या किसी भी तरीके से वो लाभप्रद हमारे लिए नहीं है। अब वो क्या हो चुका है, एकदम से अपचित भोजन हम उसको कह सकते हैं या अपशिष्ट भोजन हम उसको कह सकते हैं। अब उस अपचित या अपशिष्ट भोजन को हम अपने शरीर के अंदर तो रखेंगे नहीं, उसका क्या होता है, बड़ी आंत में जैसे जल का अवशोषण हुआ, शेष जो पदार्थ बचा वो अपचित भोजन बच गया या आप ये मान लें कि अपशिष्ट बच गया, उस अपशिष्ट को इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, गुदा के अंदर छोड़ दिया जाता है। और ये जो गुदा होती है ये एक थैले रूपी संरचना है, यानी एक थैली रूपी संरचना होती है। इस गुदा के अंदर पेशीय संरचना है, इस गुदा के अंदर जो वो अपशिष्ट बचा था उसको इकट्ठा किया जाता है, उसका भंडारण कर लिया जाता है। कहाँ पर, इस गुदा के अंदर। और जैसे ही ये गुदा पूरी भर जाती है, गुदा के पूरे भरने के बाद
इसकी पेशियों के अंदर या इसकी भित्तियों के अंदर क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। और जैसे ही संकुचन होता है तो जो पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ था उसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और प्रेशर लगने के दौरान वो पदार्थ इस छिद्र के द्वारा होकर जो गुदा के अंदर उपस्थित है, उस गुदा के अंदर उपस्थित छिद्र जिसको अपन गुदा द्वार कह रहे हैं, उसके माध्यम से उसे शरीर से बाहर त्याग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, उस भोजन की प्रोसेस क्या होती है, वो कौन कौन से ऑर्गन से होकर गमन करता है, कहाँ पर किस पीएच के ऊपर वर्क होता है, ये चीजें मैंने आपको नॉर्मली वे में यहाँ समझाई। अब आपको यहाँ 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट है वो आपको समझनी है। सबसे पहली बात तो, जब भोजन मुख के अंदर होता है अर्धपचित अवस्था में, मुख में हमने देखा कि जीभ लार का स्राव करेगी और जो दांत है वो उस भोजन को पीसने का काम करेंगे। जब दोनों अपना काम कर चुके होते हैं तो भोजन की एक अवस्था क्रिएट हो जाती है, यानी अर्ध ठोस अवस्था आ जाती है। तो मुख में उस भोजन की अर्ध ठोस अवस्था क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी बोलस। क्या कहलाएगी, मुख में भोजन की जो अर्ध ठोस अवस्था है, मुख में भोजन की अर्ध ठोस अवस्था, अर्ध ठोस अवस्था ये क्या कहलाती है आपकी, बोलस कहलाती है। और उस बोलस अवस्था को ही हम क्या करते हैं, निगलते हैं और भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय। अब जैसे ही ये मुख से भोजन आमाशय में आएगा तो आमाशय में आने वाला जो भोजन है, आमाशय में जैसे ही वो प्रवेश कर जाएगा तो ये अवस्था चेंज हो जाती है। उस भोजन की अवस्था को क्या कह दिया जाता है, काई। क्या कह दिया जाता है, काई। यानी आमाशय में भोजन की अवस्था क्या कहलाएगी, काई। और जैसे ही वो छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। वो अवस्था कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है उसकी काई। तो मोस्ट आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, बोलस, काइम और काई। यानी ये भोजन के अलग अलग अंगों में जाने के दौरान जो अवस्थाएं हैं उनके नाम हैं। बोलस मुख के अंदर होता है, काइम आमाशय के अंदर और छोटी आंत के अंदर काइम। इसके बाद मैं और एक इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। आमाशय में हमने देखा कि आमाशय में जो भोजन आया, आमाशय की भित्ति ने जठर रस का स्राव किया और उस जठर रस में HCl ज्यादा थी, जिसके कारण क्या हो गया, पीएच जो है वो अम्लीय हो गई। अब अगर ऐसा हो कि आमाशय की भित्ति के द्वारा जठर रस का स्राव कर दिया जाए लेकिन भोजन नहीं आए, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें भूख लग रही होती है लेकिन भोजन हमें नहीं मिल पाता, किसी भी कंडीशन के कारण कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम भोजन नहीं कर पाते, लेकिन भोजन करने वाले जो हमारा शेड्यूल होता है पीछे का, उसके अकॉर्डिंग हमें उस समय पर एक बार सिग्नल जरूर मिलता है, हमें भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम अगर भोजन नहीं कर पाते तो आमाशय की भित्ति के द्वारा जठर रस तो श्रावित कर दिया गया है। अब क्या हो, जठर रस तो श्रावित हो चुका है लेकिन भोजन नहीं आया। अब वो जठर रस क्या कर रहा था, भोजन के ऊपर क्रिया कर रहा था। अब भोजन आया नहीं तो वो क्या करेगा, इस आमाशय की दीवार के अंदर या इस आमाशय के अंदर जलन पैदा कर देगा। क्या पैदा कर देगा, आमाशय में जलन पैदा कर देगा। और इस आमाशय में उत्पन्न होने वाली ये जो जलन है, इस जलन को हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। यानी हमारे पेट के अंदर जलन सी उत्पन्न हो जाती है, वो जलन ही क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। अब इस एसिडिटी अगर उत्पन्न हो गई तो क्या किया जाए, खट्टी डकारें आने लग जाती है। इस एसिडिटी को कम करने का सीधा सा तरीका है, एसिडिटी खत्म करने के लिए या कम करने के लिए आपको एंटी एसिड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंटी एसिड। तो विद्यार्थी सीधी सी बात अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हैं तो एसिड का मतलब होता है अम्ल और एंटी एसिड का मतलब हो गया अम्ल का विपरीत, यानी कि क्षार। एसिडिटी का मतलब यहाँ मैं हिंदी वर्ड की अगर बात करूं तो इसको अम्लता कहते हैं।
अगर आपको अम्लता को दूर करना है या एसिडिटी को आपको दूर करना है तो आपको एंटी एसिड लेना पड़ेगा, यानी अम्ल का विपरीत लेना पड़ेगा जो उस अम्लता को क्या कर सके, कम कर सके। और उसको दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी एसिड। और एंटी एसिड के रूप में मार्केट के अंदर ज्यादातर अगर अपन बात करें तो एक प्रोडक्ट है इनो। एंड जैसे ही एसिडिटी हो जाती है हम तुरंत कहते हैं इनो ले लो। इनो लेते ही 6 सेकंड में काम शुरू। अब 6 सेकंड में काम शुरू कैसे होता है वो आप इनो लेके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे कई उत्पाद हैं जिनके अंदर एंटी एसिड पाया जाता है। अगर आपको इनो उपलब्ध नहीं हो पाता तो आप वो एंटी एसिड लेकर भी आपके पेट की जो जलन है वो कम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि एसिडिटी क्या होती है और इसको कम करने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से पिकअप हो रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन आपको मैंने ये बता दिया कि भोजन की ये जो अवस्थाएं हैं ये किस तरीके की होती है, कैसे होती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको छोटी आंख के ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि जो आगे कंपटीशन के एग्जाम है उन एग्जामों के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, सर्वाधिक समय के लिए भोजन कहाँ रुकता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, छोटी आंख होगा क्योंकि 4 घंटे रुक रहा है। इसके बाद भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने वाली संरचना का नाम बताइए। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रखे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अपने शरीर में पाया जाने वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके अंदर मुख्य अंग यानी आहार नाल की संरचना मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जरूर समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक, बिना शर्माए, बिना घबराए कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, डोंट फियर, योर गुरुजी इज हियर। डरने की क्या बात है जब गुरुजी अपने साथ है। तो बिना डरे अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।